आर्कटिक सर्कल की एक इंतहाई सुनसान, सर्द और वसी इलाके में एक हवाई जहाज का पायलट घुटनों के बल बैठा अपनी पूरी ताकत से बर्फ खोद रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्फ की सफ़ेद चादर पर कोई बहुत बड़ा नक्शा या तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा हो। शदीद सर्दी की वजह से इसकी भारी धरती पर इस ना खत्म होने वाले बर्फानी सहरा को देखकर सिर्फ महसूस होता था कि वो इस खौफनाक जगह का वाहिद जिंदा इंसान है। जब वो अपना काम मुकम्मल करता है तो कैमरा ऊपर की तरफ जाता है और मालूम होता है कि इसने बर्फ को गहराई तक खोद कर एक बहुत बड़ा सोच लिखा था। हालात से साफ जाहिर होता था कि माइक का जहाज किसी फनी खराबी के बायस यहाँ आकर तबाह हो गया था। मलबा देखकर अंदाज़ा होता था कि जहाज का इंजन और दोनों पर बुरी तरह टूट चुके थे। वो कई दिनों से इस जानलेवा बर्फानी इलाके में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। वो वहाँ फंस चुका था और इस हड्डियाँ जमा देने वाली सर्द जगह में किसी न किसी तरह जिंदा रहने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इस वीरान इलाके में पेट भरने के लिए इसने मछली पकड़ने का एक नहायत अनोखा और देसी तरीका निकाला था। उसने करीब मौजूद एक जमी हुई झील की मोटी बर्फ में कुल्हाड़ी की मदद से 3 गहरे सुराख किए थे, जिनमें इसने मजबूत रस्सियाँ और चारा बांधकर पानी में डाल दिया था। इस जबरदस्त तरकीब की मदद से वो रोज कुछ मछलियां पकड़ लेता था और इन्हें ताज़ा रखने के लिए बर्फ में बनी कुदरती डब्बे में महफूज कर देता था। रोज किसी तरह अपना सादा सा खाना खाने के बाद माइक हिम्मत जमा करता है, जरूरी सामान उठाता है और करीब मौजूद एक ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने लगता है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वो अपने हाथ आंखों पर रखकर आसमान और दूर अफक को बड़ी तवज्जो से देखता है। इसके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि शायद कोई रेस्क्यू जहाज, फौजी त्यारा या कोई मददगार वहां से गुजरता हुआ दिखाई दे जाए। पिछले कई दिनों से वो अपनी अनजान इलाके का एक आर्जी नक्शा बना रहा था। इसके साथ ही वो अपने पास मौजूद एक दस्ती सिग्नल मशीन के जरिए मुसलसल मदद मांगने के लिए रेडियो वॉइस भेजता रहता था। वो मशीन एक छोटे हैंडल को गोल गोल घुमाने से चार्ज होती और काम करती थी। जब वो हैंडल घुमाता तो इसमें एक सुरख बत्ती जल उठती, जिसका मतलब होता था कि सिग्नल बाहर भेजा जा रहा है। अगर सामने से किसी जवाब का सिग्नल आता तो इस मशीन में सब्ज बत्ती जलती। जहाज के हादसे के बाद से माइक रोजाना घंटों बगैर थके इस मशीन का हैंडल घुमाता रहता था, लेकिन अफसोस कि आज तक इसको किसी तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला। रात होते ही जंगल और बर्फ की सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती थी, इसलिए वो खामोशी से अपने टूटे हुए जहाज के मलबे में वापस आ जाता और अगले दिन की सख्त जद्दोजहद के लिए अपने जिस्म में ताकत जमा। अगली सुबह जब सूरज की हल्की सी रोशनी पड़ती है तो माइक दोबारा उठकर अपने बनाए हुए बड़े सोस को साफ करने में लग जाता है। लेकिन आज खुदाई शुरू करने से पहले वो जहाज के मलबे से कुछ फासले पर बने पत्थरों की एक छोटे से ढेर के पास आ जाता है। वो वहां जाकर बहुत उदास नज़रों के साथ बैठता है और किसी को अलविदा कहता है। इन पत्थरों की बनावट से साफ जाहिर होता था कि ये इसके किसी साथी की कब्र थी जो शायद इस फजाई हादसे में मारा गया था। एहतराम पेश करने के बाद वो दोबारा बर्फ खोदने लगता है। वो सुराख के करीब इसे किसी बड़े ऊंचे के निशान दिखाई देते हैं। ज़्यादा होकर माइक फौरन जहाज के मलबे की तरफ भागता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है, यहाँ तक कि उसे यकीन हो जाए कि खतरा टल चुका है। जब माहौल कुछ महफूज महसूस होता है तो वो दोबारा पहाड़ पर चढ़ता है और सिग्नल भेजने वाली मशीन चलने लगता है। वो एक बहुत बड़ा सफ़ेद रिछ दिखाई देता है। दोबारा जहाज के मलबे में वापस आ जाता है। वो सो जाता है और अगले दिन फिर अपनी रोज़मर्रा की जद्दोजहद शुरू करता है, लेकिन कोई रेस्क्यू नहीं आता। इसकी मछलियों का ज़ख़ीरा भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। वो बस मुसलसल सिग्नल भेजने की कोशिश करता रहता है। घंटों की कोशिश के बाद की मशीन में सब्ज बत्ती जल उठती है। किसी ने उसका सिग्नल पकड़ लिया था। माइक जल्दी से देखता है कि जवाब कहाँ से आया है। इस वक्त वो दूर अफक पर उसे एक छोटा सा हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आता है। वो खुशी के मारे बेकाबू हो जाता है और फौरन जहाज के करीब जाकर धुआं पैदा करने वाला इमरजेंसी सिग्नल जला देता है ताकि आसमान से आने वाले लोग इसकी दुरुस्त जगह मालूम कर सकें। खुशकिस्मती से हेलीकॉप्टर के पायलट को वो घना धुआं नजर आ जाता है। जहाज के बिल्कुल करीब लैंड करने की तैयारी करने लगता है। इस दौरान अचानक आर्कटिक का मौसम
अपना रुख बदल देता है और एक इंतहाई शदीद बर्फानी तूफान शुरू हो जाता है, लेकिन तूफान के सामने उसकी एक नहीं चलती। आखिरकार एक खौफनाक आवाज के साथ वो बर्फानी चट्टान से टकरा कर तबाह हो जाता है। वो एक लम्हा जाया किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर दौड़ता हुआ क्रैश साइट की तरफ जाता है तो देखता है कि मरकजी पायलट मौके पर ही हलाक हो चुका था। लेकिन जब वो दूसरी सेट को चेक करता है तो उसे एक औरत मिलती है जो शदीद जख्मी हालत में बेहोश पड़ी थी, मगर खुशकिस्मती से अभी जिंदा थी। इसके पेट पर किसी नोकली चीज की वजह से गहरा जख्म आया था और वहां से मुसलसल खून बह रहा था। माइक फौरन हेलीकॉप्टर के अंदर से फर्स्ट एड कट निकालता है। जख्म बहुत बड़ा था, सिलाई का वक्त नहीं था, इसका खून बहना कम हो जाता है। लेकिन बाहर बर्फानी तूफान अब अपनी इंतहा को पहुंच चुका था और इनके पास जिंदा बचने का वाहिद रास्ता यही था कि वो टूटे हुए हेलीकॉप्टर के मलबे के अंदर ही बैठे रहे और तूफान के थमने का इंतजार। घंटों के तवील इंतजार के बाद आखिरकार मौसम कुछ बेहतर होता है और बर्फानी हवाओं रुकने लगती हैं। माइक फौरन इस बची हुई औरत की हालत चेक करता है। इसके सांसें चल रही थी मगर वो बहुत कमजोर थी। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर के अंदर बचा हुआ सामान अच्छी तरह देखता है। खुशकिस्मती से उसे वहां कुछ मजबूत रस्सियां, बर्फ पर चढ़ने के प्रोफेशनल औजार और फौरी तैयार होने वाले इंस्टेंट नूडल्स का कुछ सामान मिल जाता है। उसे हर हाल में अपने पुराने महफूज जहाज तक वापस जाना था। माइक इस औरत के जख्मों का इलाज करने के लिए तैयार था। वो जितना सामान उठा सकता है साथ ले लेता है। फिर हेलीकॉप्टर पर एक पैगाम लिखता है। पैगाम में लिखा था कि 2 जिंदा अफराद इस वादी की तरफ गए हैं। उनका जहाज गिरा था। इसे उम्मीद थी कि कोई उसे देखकर इसकी मदद करने के लिए आएगा। माइक इस औरत को लेकर अपने जहाज की तरफ चला पड़ता है। वहां पहुंचकर वो इसका नाम पूछता है, लेकिन औरत इसके जुबान अच्छी तरह नहीं समझती। वो बस पायलट कहकर अपने साथी के बारे में जानने की कोशिश करती है। माइक उसे बताता है कि पायलट जिंदा नहीं बच सका। वो उसे जहाज में इंतजार करने को कहता है। वो खुद दोबारा हेलीकॉप्टर की जांच करने चला जाता है। दोबारा हादसे की जगह पर जाता है। उसे अपने साथी की लाश बर्फ में दबी हुई मिलती है। एहतराम के साथ दफन करता है और ऊपर पत्थरों का ढेर बना देता है। फिर वो हेलीकॉप्टर के अंदर दोबारा जांच करता है। उसे एक नक्शा, एक लाइटर, एक छोटा गैस टैंक और एक छोटा चूल्हा मिलता है। उसे एक तस्वीर मिलती है जो उसे जज्बाती कर देती है। वो उसे अपनी जैकेट में रख लेता है। गाड़ी मिलती है जिसका इस्तेमाल सामान ले जाने के लिए किया जा सकता है। वो इसे साथ ले लेता है। जहाज पर वापस आकर वो तस्वीर उसे औरत के पास रख देता है। मालूम ये एक फिल्म की तस्वीर थी जिसमें अंदाजा होता है कि वो औरत एक हेलीकॉप्टर का पायलट मियां बीवी थे और उनका एक छोटा बच्चा भी था। माइक को तेज हवा का एहसास होता है। वो मछलियां चेक करने लग जाता है। वो खुश हो जाता है जब वो रस्सी खींचने पर उसे एक बड़ी मछली मिलती है। ये दोनों के लिए खाने की तौर पर काफी थी। वो मछलियां और नूडल्स से सूप तैयार करता है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना नहीं था, लेकिन एक और दिन जिंदा रहने के लिए काफी था। सूप तैयार होने पर वो औरत को जगाता है और उसे खाना देता है ताकि वो ताकत हासिल कर सके। लेकिन अपने शौहर की मौत के गम ने उसे भूख और कमजोरी से निडाल कर दिया था। एक इसे मजबूर करता है कि वो कुछ खा ले। कई दिन गुजर जाते हैं। माइक मुसलसल सिग्नल मशीन के जरिए मदद मांगता रहता है, लेकिन पहले की तरह कोई जवाब नहीं आता। वो सोचता है कि इस औरत को कैसे बचाया जाए। औरत की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वो रात भर खांसती रहती थी। अगली सुबह माइक उसे देखता है और उससे कहता है कि वो इसका हाथ दबाए ताकि दोनों में गर्मी और खून की गर्दिश बरकरार रहे। लेकिन औरत बेहोश थी और इसके सांसें बहुत भारी हो चुकी थी। माइक इसके जख्म की हालत देखता रह जाता है। वो देखता है कि औरत की हालत मजीद बिगड़ रही थी। इस लम्हे औरत इसका हाथ पकड़ लेती है जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। इससे माइक को दोबारा हिम्मत मिलती है। वो दोबारा नक्शा देखता है। करीब तरीन गांव तक पहुंचने में कई दिन लग सकते थे, लेकिन पहाड़ों के दरमियान एक छोटा रास्ता था। जो माहौल में लेने का फैसला करते हुए माइक ज्यादा रस्सियां और चारा तैयार करता है। औरत सो रही होती है। सर्दी से बचाने के लिए वो इसे स्लीपिंग बैग में डाल देता है। फिर वो जहाज पर आखिरी पैगाम लिखता है कि 2 अफराद गांव के तरफ शुमाल का सफर कर रहे हैं। मास्लिज को रस्सी से बांधता है, इसे अपने कंधों पर रखता है और बर्फ के उस वसी सहरा की तरफ चल पड़ता है। लेकिन नक्शा देखकर उसे अंदाजा होता है कि रास्ता आसान नहीं था और खतरात हर तरफ मौजूद थे। रास्ता वाकई शमाल की तरफ था। वो दोबारा जहाज की तरफ लौटता है, पैगाम को दुरुस्त करता है और लेकिन रात होने वाली थी। माइक बर्फ खोदकर एक छोटी सी गार बनाता है।
ताकि वो आराम कर सके। वो औरत को खाना और पानी देता है, दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है, माइक ज्यादा कपड़े और मास्क पहन लेता है। माइक ज्यादा कपड़े और मास्क पहन लेता है क्योंकि एक और शदीद तूफान आने वाला था। रास्ते में उसे बर्फ में डूबा हुआ कुछ सामान मिलता है, लेकिन करीब जाकर उसे मालूम होता है कि ये इसका अपना ही सामान था, तो उसने पहले अकेले सफर के दौरान छोड़ दिया था। एक डब्बे में उसे अपनी पुरानी शनाख्ती दस्तावेज मिलती है। उससे पता चलता है कि वो EA का हिस्सा था, एक खास हवाई जहाज बनाने और चलाने वाला ग्रुप जो नए किस्म के जहाज तैयार करता और आजमाता था। लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। माइक जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद में सफर जारी करता है। इस दौरान उसे एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है जो नक्शे में मौजूद नहीं था। वो पहाड़ पर चढ़ता है और दूसरी तरफ हमवार रास्ता तलाश कर लेता है। वो रस्सी की मदद से सामान खींचता है, फिर औरत और सिलेंज को भी खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। वजन बहुत ज्यादा था और वो संभाल नहीं पाता कि इसकी हाथ से छूट जाती है और सिलिंज नीचे की तरफ लुढ़कने लगती है। माइक पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिलिंज पहाड़ के नीचे चली जाती है। वो समझ जाता है कि अब उसे ऊपर से घूमकर लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। माइक दोबारा सफर शुरू करता है, लेकिन जल्द ही उसे रुकना पड़ता है। खाना और आराम के लिए उसे चट्टानों के नीचे एक गार मिल जाता है। दाखिले का रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। वो अपने औजार से बर्फ हटाकर रास्ता साफ करता है। अंदर वो गैस टैंक की मदद से बची हुई मछली पका लेता है और औरत को खाना खिलाने की कोशिश करता है। रात होने वाली थी, दोनों सिर्फ आराम ही कर सकते थे, मगर माइक को कुछ आने की आवाज सुनाई देती है। वो गार से सुनता है, उसे एक जंगली जानवर की धाड़ सुनाई देती है। वो एहतियात से उठता है और बर्फ का औजार हाथ में लेकर कुछ सेकंड बाद सब कुछ खामोश हो जाता है। इससे लगता है कि जानवर चला गया है, लेकिन इसी वक्त औरत खांसी शुरू कर देती है। वो गार में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सुराख बहुत छोटा होता है। फिर भी रीच बर्फ हटाकर अपना सर अंदर डाल देता है। माइक जोर से चीखता है और इमरजेंसी आग जलाकर उसे लहराता है। रीच आग से डर कर पीछे हट जाता है और भाग जाता है। माइक गार से बाहर देखता है। खुशकिस्मती से सफेद रीच का कोई निशान मौजूद नहीं था। वो औरत को सिलिंज पर रखकर खींचता है और कुछ ही मीटर आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। इस दौरान एक और तेज बर्फानी तूफान शुरू हो जाता है। इससे इसकी नजर भी मुतासर होती है और इसे रुकना पड़ता है। आसपास कोई गार नहीं था और आगे चलना इसके लिए मजीद मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो औरत के साथ स्लीपिंग बैग में घुस जाता है। दोनों बर्फ से ढक चुके थे। माइक स्लीपिंग बैग में बाहर निकलता है और सामान चेक करता है कि तूफान में कुछ खराब तो नहीं हुआ। इसे एक पानी की बोतल मिलती है जो मुकम्मल तौर पर जम चुकी थी। वो इसे अपनी जैकेट में रख लेता है ताकि अपनी जिस्मानी गर्मी से पानी पिघला सके। माइक दोबारा सिलिंज तैयार करता है और नरम बर्फ वाले रास्ते पर पहुंचता है जहां चलना और भी मुश्किल था। थकन मुसलसल बढ़ती जा रही थी। एक पथरीली पहाड़ के पास रुकना पड़ता है। माइक नक्शा देखता है और समझ जाता है कि मंजिल अभी भी बहुत दूर है। वो सिर्फ जरूरी सामान लेकर रास्ते पर चलता है। इसी दौरान उसे बर्फ में फूलों से ढका हुआ एक पत्थर दिखाई देता है। वो हैरान होता है, लेकिन जैसे ही करीब जाता है जमीन धंस जाती है और वो एक घड़े में गिर जाता है। कुछ मिनट बाद वो एक गार में होश में आता है। उसका दिया पाँव पत्थर में फंस चुका था। वो पूरी कोशिश करता है मगर पाँव बाहर नहीं निकलता। उसे लगता है कि शायद आर्कटिक में इसका अंजाम यही होगा अकेले। लेकिन माइक हार नहीं मानता। अपनी बची हुई ताकत से वो पाँव निकालने की कोशिश करता है। शदीद दर्द के बावजूद वो जोर लगाता रहता है। आखिरकार पाँव बर्फ से निकल आता है, मगर वो बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। अब उसे बर्फ और पत्थरों पर रेंगना पड़ता है। वो वापस उस जगह जाता है जहां उसने औरत को छोड़ा था। वो उसकी फैमिली की तस्वीर उठाता है ताकि उसके बेटे को देख सके, लेकिन उसे हैरत होती है औरत अभी तक जिंदा थी। वो इसी से कुछ बेहतर हालत में बात करती है। माइक को अफसोस होता है कि इसने इसे छोड़ने का सोचा भी था। वो उसके सामने रो पड़ता है और माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, मगर शदीद तकलीफ के बावजूद वो दोबारा सिरिंज खींचने लगता है। उसकी चोट देखता है जो मजीद खराब हो चुकी थी। वो उसे आखिरी चंद घंटों पानी देता है, फिर बोतल में बर्फ भरकर थोड़ी सी पिघली हुई नमी से अपने प्यास बुझाता है। इसके जिस्म पर थकन हावी होती जा रही थी। हालात मजीद खराब होते जा रहे थे। जब वो रास्ते के ऊंचे हिस्से पर पहुंचता है तो लोहे के चढ़ी के सहारे चढ़ने की कोशिश करता है। पाँव की चोट इसे बहुत मुश्किल में डाल देती है। आखिरकार उसे रुकना पड़ता है। वो देखता है कि सिग्नल मशीन काम कर रही है या नहीं, लेकिन बर्फानी तूफान उसके रास्ते को मजीद मुश्किल बना देता है। के बगैर माइक पहाड़ की चोटी पर रेंगता हुआ पहुंचता है। वो देखता है कि वहां उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो अभी अभी करीब ही उतरा था। माइक बगैर वक्त जाया किए दोबारा सिरिंज के पास वापस आ जाता है। वो बची हुई ताकत से सिरिंज को दिखाता है
चोटी पर पहुंचकर वो जोर से मदद के लिए चीखता है, लेकिन मुश्किल से बोल पा रहा था। उसके पास सिर्फ आखिरी सिग्नल आग बची थी। वो उसे जलाकर हाथ हिलाकर किसी की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की टीम उसे नहीं देखती। माइक आखिरी कोशिश करता है। वो अपनी जैकेट में सिग्नल आग जलाकर छड़ी से उसे हवा में लहराता है, मगर यह भी काम नहीं करता। टीम हेलीकॉप्टर में वापस चली जाती है और वहां से उड़ान भर लेती है। सारी उम्मीद खत्म होती नजर आती है। माइक इस औरत को उठाता है और हेलीकॉप्टर वाले से उसे बचाने की फरियाद करता है, लेकिन वो सिर्फ यही चाहता था कि वो इसे बचा ले, मगर हेलीकॉप्टर बहुत दूर जा चुका था। जिंदा रहने की हर उम्मीद खत्म होती नजर आती थी। जब दोनों बेहोश थे, तेज हवा सब कुछ उड़ा लेती है। इस वक्त वही हेलीकॉप्टर दोबारा इनके सामने उतरता है। यूं आखिरकार दोनों को बचा लिया जाता है। तमाम मुश्किलात के बावजूद माइक ने हार नहीं मानी और इसने अपनी और इस औरत की जान बचाने के लिए जिस्मानी और जहनी हदूद को पार किया। अगर आप माइक की जगह इस बर्फानी जहन्नम में फंसे होते तो क्या आप भी इस अजनबी औरत की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।